तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रेनिगेड एक्सप्लेन्स। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वांगलिन कैसे अपने सीनियर ब्रदर से फाइट करता है। वांगलिन ने फिफ्थ सीनियर सिस्टर की ओरिजिन सोल को तो सोल फ्लैग में सील ही कर दिया था और सेकंड सीनियर जोवान को काफ़ी ज़्यादा इंजर कर दिया था। जाओ जिंगशा की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। लास्ट में ओल सिर आ जाता है और इस सब को रोक देता है। अब आगे तो ओल सिर के कहने पर वांगलिन उस लड़की को छोड़ देता है। वांगलिन के मुंह से एक पर्पल लाइट निकली और कुछ दूर जाकर उस औरत की फिगर बन गई। आते ही उसने एक गुस्से भरी रोर मारी और सीधा वांगलिन पर हमला करने के लिए झपट पड़ी। वांगलिन बिल्कुल नहीं हिला, लेकिन उसकी आंखें ठंडी और शार्प हो गई थी। तभी ओल सिर ने बड़े काम तरीके से बस एक शब्द बोला, इनफ। सिर्फ एक शब्द के बोलने से उस पर्पल रोब औरत का ओरिजिन सोल टूटकर रोशनी के छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। ओलसीर ने बस अपना हाथ हिलाया और वो सारी रोशनी वापस उसकी स्लीव में आ गई। वांगलिन का दिल दहल गया और उसकी आंखें सिकुड़ गई। वो चुपचाप उस जगह को देख रहा था जहां वो औरत गायब हुई थी। ओलसीर ने कहा, बाकी सब जाओ, वांगलिन तुम रुको। और वो धीरे धीरे नीचे उतरकर पर्पल फॉरेस्ट पवेलियन से बाहर निकल गए। बाकी डिसिपल्स का रिएक्शन भी देखने लायक था। बाईवेई ने तुरंत रेस्पेक्टफुली हाँ कहा और वो वहाँ से चला गया। वो लेट स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन वाली औरत भी डरते हुए बाईवेई के साथ चली गई। लेकिन जाओ जिंगशा और उस मिडल एज्ड आदमी जोवान के चेहरे पर काफ़ी गुस्सा था। जाते जाते जाओ जिंगशा ने वांगलिन को एक बहुत ही अजीब और अगली लुक दिया। पर्पल डिविजन्स के बाकी सारे डिसिपल्स वहाँ से चले गए, लेकिन अब वांगलिन के लिए उनका एटीट्यूड पूरी तरह बदल चुका था। अब पूरी डिवीजन में कोई भी वांगलिन की बेइज्जती करने की हिम्मत नहीं करेगा। वांगलिन सर झुकाकर ओल सिर के बगल में खड़ा था। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि ओल सिर की ताकत उसकी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा पावरफुल थी। उसने मन ही मन ओल सिर को सितुनान से कंपेयर किया और मानना पड़ा कि सितुनान ओल सिर के सामने कुछ भी नहीं है। ओल सिर पर्पल फॉरेस्ट पवेलियन के बाहर खड़े होकर फॉरेस्ट शब्द को देख रहा था। माहौल बिल्कुल शांत था। वांगलिन समझ नहीं पा रहा था कि उसका नया मास्टर कैसा है या वो क्या सोच रहा है। काफ़ी देर बाद ओल सिर ने एक गहरी सांस ली और वांगलिन की तरफ देखकर मुस्कुराए। तभी ओल सिर ने कहा, ये काफ़ी अच्छा है, तुम्हारी राइटिंग काफ़ी अच्छी है। हाँ, तुम किसी ऐसे शख्स को जानते हो जो डेमनिक पाथ फॉलो करता है और उस शख्स की वजह से तुम्हारे अंदर भी थोड़ी डेमनिक ऑरा रह गई है। वांगलिन का दिल जोर से धड़का, लेकिन उसने अपना चेहरा शांत रखा। उसका दिमाग तेज़ी से चला और वो सेकंड ब्रदर के बारे में सोचने लगा जिसने फॉरबिडन अवतार टेक्निक यूज़ की थी। वांगलिन ने सच बोलने का फैसला किया। उसने कहा, जी, डिसाइपल्स फाइव की किसी को जानता है, लेकिन हमारे रास्ते अलग हो गए हैं। ओल सिर ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेरा और बोला, अगर वो प्लेनेट तियान्युन पर भी आ जाता तो कोई बात नहीं थी। तुम्हारे मास्टर की नज़रों में कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, बस अपने दिल की सुननी चाहिए। जब तक दिल पक्का है कोई भी किसी भी रास्ते पर चल सकता है। इसके बाद ओल सिर ने एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की, तुम आराम करो, 3 महीने बाद मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन है। आसपास के प्लेनेट के कई पावरफुल कल्टीवेटर्स भी आएंगे। मैं उसी वक्त सबके सामने तुम्हें ऑफिशियली अपना डिसिपल एक्सेप्ट करूंगा। मुझे लगता है जल्दी ही तुम्हारा सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर तुम्हें डिटेल्स बताने आएगा। ये बोलकर ओल सिर हवा में चलते हुए गायब हो गया। अपने रूम में वापस आकर वांगलिन ने राहत की सांस ली। उसने सोचा, लगता है हेवनली फेट सेक्ट में मैंने अपने पैर जमा लिए हैं, लेकिन यहाँ मैं नरम दिल नहीं बन सकता। यहाँ वही जिंदा रहता है जो डोमिनेटिंग होता है, जिसका डोमिनेंस होता है। वांगलिन समझ गया था कि ओल सिर ने उसके सारे ट्रेजर्स भी देख लिए हैं, इंक्लूडिंग सेलेस्टियल स्वॉर्ड। उसने सोचा, मैं सेलेस्टियल स्वॉर्ड छुपा नहीं सकता। अगर ओल सिर ने मांगी तो मैं दे दूंगा, बदले में शायद कुछ बेनिफिट्स मिल जाए। अभी मेरी कल्टीवेशन सिर्फ सोल ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली स्टेज की पीक पर ही है। मिडल स्टेज पर जाने के लिए मुझे कई सेलेस्टियल जेड्स की ज़रूरत है, लेकिन मेरे पास इनफ सेलेस्टियल जेड्स नहीं है। दूसरी तरफ पर्पल स्टार पवेलियन में जाओ जिंगशा गुस्से से भरा हुआ अंदर आया। आते ही उसने हवा में एक पंच मारा। वो खुद से बड़बड़ाने लगा, वांगलिन, मैं मास्टर के साथ 2000 साल से हूँ। मास्टर ने तुम्हें डायरेक्टली एंसेस्ट्रल टेम्पल नहीं भेजा और ना ही कोई लाइफ सेविंग टेक्निक्स थी। ये ज़रूर मास्टर का असली टेस्ट है। अगर तुमने 3 महीने बाद बर्थडे पार्टी में अपना टैलेंट दिखाया, तभी वो तुम्हें अब एक्सेप्ट करेंगे।
लेकिन वांगलिन, मैं तुम्हें वो मौका नहीं दूंगा। शाओ जिंगशा का प्लान था कि वो डायरेक्ट डिसिपल्स की जगह लेगा। सेकंड ब्रदर इंजर है और गुस्से में है, मैं उसका फ़ायदा उठा सकता हूँ। थर्ड ब्रदर अनप्रेडिक्टेबल है, पर मैं उससे हैंडल कर लूँगा। रही बात फोर्थ सिस्टर की, मैं उसे वांगलिन से लड़वाऊँगा। चाओ जिंगशा ने एक शैतानी भरा प्लान बनाया। सेवन्थ ब्रदर वांगलिन, मैं पहले फोर्थ सिस्टर को तुमसे लड़वाऊँगा। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, पर इतनी बुरी तरह जख्मी कर दूंगा कि तुम्हें रिकवर होने में सालों लग जाएंगे। तब तक मैं डायरेक्ट डिसिपल्स बन चुका हूँगा। हमें अगला सीन दिखाया जाता है पर्पल डिविजन्स के वेस्ट साइड में, जहाँ बाई वेई रहता था। बाई वेई बैठा बैठा वांगलिन के बारे में सोच रहा था कि इस वांगलिन की कल्टीवेशन काफ़ी अजीब है। जब मैं इससे ट्रेड प्लेनेट पर मिला था तब भी इसमें यही ताकत थी। इस सेवन्थ ब्रदर के पास बहुत सारे राज है, और जितने राज है वो उतना ही अट्रैक्टिव लग रहा है। बाईवे ने अपनी उंगली अपने होठों पर रखी, एक अजीब से एक्सप्रेशन के साथ एक अजीब सा लुक दिया। रात बीत गई। पर्पल डिविजन्स में हर कोई वांगलिन के बारे में बात कर रहा था कि क्या ये नया सितारा चमकेगा या टूट जाएगा। वांगलिन पूरी रात कल्टीवेट करता रहा। अगली सुबह जब पहली किरण आई, उसने अपनी आंखें खोली। उसका दिमाग अभी भी सेलेस्टियल जेड पर टिका हुआ था। तभी बाहर से एक आवाज़ आई, सेवन्थ ब्रदर वांगलिन, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा वक्त है? वांगलिन का एक्सप्रेशन तुरंत अजीब हो गया। पर्पल डिविजन्स में वो जाओ जिंगशा या फोर्थ सिस्टर से नहीं डरता था, लेकिन बाईवेई से वो दूर रहना चाहता था। वांगलिन ने बाहर आते ही देखा कि बाईवेई वहाँ खड़ा हुआ था, जिसने एक पर्पल रोब पहना हुआ था जिस पर कुछ फूलों की सजावट थी। बाईवेई वैसे तो एक हैंडसम आदमी था, लेकिन सूरज की रोशनी में वो बिल्कुल किसी खूबसूरत लड़की जैसा लग रहा था। वांगलिन ने इस इंसान से थोड़ी दूरी बनाए रखी और पूछा, मुझे नहीं पता कि थर्ड ब्रदर को मुझसे क्या काम है। बाईवेई ने एक बहुत सी प्यारी मुस्कुराहट दी, अपने होठ दबाए और कहा, जाहिर है मुझे काम है। सेवन्थ ब्रदर वांगलिन, तुम्हें अभी तक अपना टोकन और कपड़े नहीं मिले थे, मैं उन्हें तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। ये बोलते ही उसने अपना हाथ हिलाया और एक बैग वांगलिन की तरफ उड़ता हुआ चला गया। वांगलिन ने उस बैग को पकड़ा और अपनी डिवाइन सेंस से चेक किया। उस बैग में वाकई 2 पर्पल रोप और एक पर्पल टोकन था। वांगलिन ने हाथ जोड़े और कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। बाईवेई मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, तुम अभी इस पर्पल डिविजन्स माउंटेन से वाकिफ नहीं हो। कैसा रहेगा अगर ये सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर तुम्हें आसपास घुमा दे? वांगलिन की आंखों में एक अजीब सी चमक आई और उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा, शुक्रिया सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर, तुम्हारी अच्छी नीयत के लिए, लेकिन मैं कल्टीवेशन में बिजी हूँ, तो किसी और दिन चलेंगे। वांगलिन बोलते हुए 2 कदम पीछे हट गया। उसे बाईवेई से बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी और उससे बात करने में उसे अनकंफर्टेबल भी लग रहा था। बाईवेई का चेहरा थोड़ा उतर गया और उसने धीरे से कहा, सेवन्थ ब्रदर, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, लेकिन पर्पल डिवीजन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। मैंने पूरी रात जागकर तुम्हारे लिए ये फॉर्मेशन इकट्ठा की है। क्या तुम सच में नहीं सुनना चाहते? वांगलिन ने थोड़ा सोचा, फिर अपने बैग पर हाथ रखा। एक वाइट लाइट चमकी और वहाँ एक टेबल और 2 कुर्सियाँ आ गई। टेबल पर चाय का एक सेट भी था। वांगलिन ने कहा, थर्ड ब्रदर प्लीज़ बैठिए। बाईवेई ने मुस्कुराते हुए चाय डाली और कहा, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था, मैंने सोचा नहीं था कि तुम वही ऑनररी डिसिपल हो जिसके बारे में मास्टर ने एक बार बताया था। वांगलिन सिर्फ मुस्कुराया पर कुछ नहीं बोला। चाय पीने के बाद बाईवेई की आंखें चमक उठी और उसने कहा, वांगलिन, सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर से बच के रहना। वांगलिन शांत रहा और आगे सुनने का इंतज़ार करने लगा। बाईवेई ने समझाया, सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर जाओ जिंगशा वो शख्स है जो मास्टर के साथ सबसे लंबे समय से है, और उसे वो बातें पता है जो हमें नहीं पता, जैसे कि मास्टर इस प्लेनेट पर हज़ारों सालों से क्यों है। ज़्यादातर कल्टीवेटर्स प्लेनेट कैन्यन पर कुछ हज़ार साल ही रहते हैं और फिर इसे छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन सीनियर ब्रदर इसका सच जानते हैं। सोचो, मास्टर के पुराने डिसिपल्स कहाँ गए? सिर्फ पिछला सेवन्थ ब्रदर सुन्यून शायद इस राज को जानता था। मुझे शक है कि उसने सेक्ट को इसीलिए बिट्रे किया था कि उसे कोई राज पता चल गया था। वांगलिन ने कहा कि बिना सबूत के अंदाज़ा लगाना सही नहीं है। बाईवेई ने बताया कि सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर काफ़ी टाइम से ट्रू डिसिपल्स बनने की कोशिश कर रहा है। वो पहले 6 ब्रदर से लड़ाई में हार गया था और उसकी कल्टीवेशन भी ज़्यादा गिर गई थी।
उसने सैकड़ों साल रिकवरी में लगा दिए, लेकिन फिर सुन्युन आया और उसने सीनियर ब्रदर और सिक्स ब्रदर दोनों को हराकर ट्रू डिसिपल्स की पोजीशन ले ली थी। बाईवेई ने वार्निंग भरी एक आवाज़ में कहा, जब तक सिक्स ब्रदर चेंताओ वापस नहीं आता, तुम ही वो इंसान हो जिसे सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर रास्ते से हटाना चाहेंगे। वांग लिन ने पूछा, ये 7 ट्रू डिसाइपल्स का टाइटल तो बस एक टाइटल है, इसके लिए इतना क्यों लड़ना। बाईवेई ये सुनकर जोर से हंसा और फिर बोला, ये सिर्फ टाइटल नहीं है, इससे तुम हज़ारों लोगों से ऊपर हो जाओगे और कल्टीवेशन कंट्रीज तुम्हारी रेस्पेक्ट करेंगी। हर ट्रू डिसाइपल को ट्रेनिंग के लिए एक पूरी कल्टीवेशन कंट्री मिलती है। हम सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर से असेंडेंट स्टेज पर पहुंचने का सक्सेस रेट बहुत ही कम होता है, सिर्फ 10%। लेकिन अगर तुम ट्रू डिसिपल्स बनते हो तो मास्टर पर्सनली हेल्प करेंगे और सक्सेस रेट 30% बढ़ जाता है। तुम्हें हेवनली फेट सेक्ट के एंडलेस सेलेस्टियल जेड का भी एक्सेस मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात बाईवेई ने एंड में बताई और कहा, अगर तुम 100 साल तक ट्रू डिसिपल्स रहते हो तो तुम्हें एक लो लेवल सेलेस्टियल स्पेल या सेलेस्टियल टेक्निक मिलती है। अगर तुम 1000 साल तक रहते हो तो एक और स्पेल मिलेगा और तुम्हें कल्टीवेशन अलायंस भेजा जाएगा। वांग लिन हैरान रह गया। उसने कन्फर्म किया, क्या ये सच है? बाईवेई ने हाँ में सर हिला दिया और बताया कि ग्रीन डिविजन्स के एक डिसिपल ली शेंगनेन को 100 ईयर्स से पहले मास्टर से एक कंप्लीट सेलेस्टियल स्पेल मिला था। इतनी सब बातें करने के बाद वांग लिन ने कहा कि वो अब थक गया है और आराम करना चाहता है, तो वो किसी दिन और बात करेंगे। बाईवेई वहाँ से चला गया, लेकिन जाते ही उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई और एक ग्लूमी एक्सप्रेशन आ गया। उसने मन ही मन कहा, सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर जाओ सिंगशा, तुम ट्रू डिसिपल्स बनना चाहते हो, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। यही मेरा बदला है उस चीज़ का जो तुमने मेरे साथ किया था। वांग लिन अपने पेविलियन में बैठा था। सितुनान के साथ रहने की वजह से वांग लिन को पता था कि सेलेस्टियल स्पेल्स या सेलेस्टियल टेक्निक्स कितने पावरफुल होते हैं। सितुनान के सिखाए हुए 3 किलिंग स्पेल्स एक ब्रोकन सेलेस्टियल स्पेल से बने थे और वो इतने पावरफुल थे, तो एक कंप्लीट सेलेस्टियल स्पेल्स की ताकत तो अनइमेजिनेबल होगी। सेलेस्टियल की पावर 2 चीज़ों से होती है, सेलेस्टियल ट्रेजर्स और सेलेस्टियल टेक्निक्स। इतना सब सोचने के बाद वांग लिन ने फाइनली डिसाइड किया कि वो 7 ट्रू डिसाइपल्स बनने के लिए फ़ाइट करेगा। उसने अपने नए कपड़े पहने और वो बाहर निकला। धूप तेज़ थी और उसका रोब हवा में उड़ रहा था। रास्ते में जो भी डिसाइपल उसे देखता वो रुक जाता और उसे 7th एंसेस्टर कहकर बुलाता। वांग लिन को समझ आया कि हेवनली फेट सेक्ट में सीनियरिटी चलती है, स्ट्रेंथ नहीं। मतलब कि जो ज़्यादा सीनियर है उसे रेस्पेक्ट मिलेगी। यही वजह थी कि सुन्युन को भी जाओ जिंगशा को सीनियर ब्रदर बोलना पड़ता था। वांग लिन का डेस्टिनेशन था ट्रेजर पेविलियन। वहाँ डिसाइपल्स को पिल्स और स्पिरिट स्टोन्स मिलते हैं और वहीं से बाईवेई ने उसका सामान लिया था। वांग लिन ने सोचा, अगर मुझे ट्रू डिसाइपल्स की पोजीशन के लिए लड़ना है तो मेरी कल्टीवेशन मिड स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचनी चाहिए। प्लेनेट तियान्युन पर मैं अपनी ताकत नहीं छुपाऊंगा। अगर मैं कमज़ोर दिखा तो लोग मुझे दबा देंगे। अब मैं दिखाऊंगा कि मैं इस सेक्ट में कितना ऊपर जा सकता हूँ। थोड़ी देर उठने के बाद वांग लिन फाइनली ट्रेजर पेविलियन पहुँच जाता है। पेविलियन के नीचे एक जाइंट फॉर्मेशन था जो पूरे प्लेटफॉर्म पर फैला हुआ था। दूर से देखने पर यह फॉर्मेशन यिन और येंग के फ्यूजन जैसा लग रहा था, जिसके बीच में केओस नज़र आ रहा था। इस वक्त पेविलियन के बाहर एक शख्स लोटस पोजीशन में बैठा हुआ था। ये एक मिडल एज आदमी था जिसने एक ब्लैक रोब पहना हुआ था। उसकी कल्टीवेशन पूरी तरह छिपी हुई थी, जिसे देख पाना थोड़ा मुश्किल था। उस आदमी की गोद में एक 7 फुट लंबी सोर्ड रखी हुई थी, पूरी तरह ग्रीन थी और एक घोंसली लाइट छोड़ रही थी। सूरज की रोशनी में आसपास का पूरा इलाका उस ग्रीन लाइट से नहाया हुआ था। वांग लिन, जो वहाँ से कुछ दूरी पर था, उस आदमी को गौर से देख रहा था। वांग लिन ने मन ही मन एनालाइज किया, इस शख्स की कल्टीवेशन सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज के पीक पर है, लेकिन इसके अंदर से बहुत ही वेल हिडन सोल इंटेंट छुपा हुआ है। तभी उस मिडल एज आदमी ने अपनी आंखें खोली और वांग लिन को देखा। वो थोड़ा चौंका, जल्दी से खड़ा हुआ और रेस्पेक्ट के साथ बोला, डिसिपल जेंग जियानफेंग 7th एंसेस्टर को हेलो करता है। जैसे ही वो खड़ा हुआ, वो ग्रीन स्वॉर्ड एक लाइट बनकर उसके बॉडी में गायब हो गई। वांग लिन की नज़र जेंग जियांगफेंग के माथे पर थी। उसने शांति से पूछा, क्या तुम मुझे अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड दिखा सकते हो?
जेंग जियानफेंग थोड़ा हैरान हुआ, पर उसने हाँ में सर हिला दिया और कहा, डिसिपल्स की फ्लाइंग स्वॉर्ड एक मामूली चीज़ है। मैंने इसे सेक्ट के बाहर एक दुकान से खरीदा था और इसमें कुछ खास नहीं है। अगर सेवंथ एंसेस्टर इसे देखना चाहते हैं तो ये ज़रूर देखें। इसके बाद उसने अपने आईब्रोज के बीच पॉइंट किया और एक लो रोर के साथ वो ग्रीन स्वॉर्ड बाहर निकल आई। वांगलिन ने शांति से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस स्वॉर्ड को पकड़ लिया। जैसे ही वांगलिन ने अपने लेफ्ट हैंड से स्वॉर्ड को छुआ, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कोई और होता तो शायद उस स्वॉर्ड इंटेंट को महसूस नहीं कर पाता, लेकिन वांगलिन के लिए ये एक फीलिंग बहुत फैमिलियर थी। वांगलिन ने मन ही मन सोचा, जोई। ये स्वॉर्ड इंटेंट वही था जो जोई ने तब रिलीज किया था जब वो एक स्वॉर्ड स्पिरिट बन गया था। जोई को गए हुए 100 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है और ये पहली बार था जब वांगलिन ने उसका इंटेंट महसूस किया था। अगर वांगलिन ने पगोड़ा के नीचे जोई के डोमेन को कॉम्प्रिहेंड नहीं किया होता तो वो इसे कभी नहीं पहचान पाता। वांगलिन ने स्वॉर्ड को रब किया और अचानक स्वॉर्ड ब्राइट ग्रीन ग्लो करने लगी। उसमें से एक ग्रीन लाइट बाहर निकली जो एक ग्रीन स्टार बन गई और हवा में फ्लोट करने लगी। वांगलिन ने उस स्टार को पकड़ा और जिंग जियांगफेंग से कहा, इस स्वॉर्ड में मेरे एक पुराने दोस्त का स्वॉर्ड इंटेंट है, इसलिए मैं इसे ले रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगा। ये लो। वांगलिन ने एक जेड जिंग जियांगफेंग को दे दिया। इसमें 18 रेस्ट्रिक्शन से इन्हें किसी भी हाई क्वालिटी स्वॉर्ड पर लगाना, उसकी पावर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। वांगलिन ने एक जेड फेंका और जेंग जियांगफेंग की स्वॉर्ड वापस कर दी। जेंग पहले थोड़ा दुखी था स्वॉर्ड की पावर कम होने से, लेकिन जैसे ही उसने जेड को स्किन किया वो दंग रह गया। वो 18 रेस्ट्रिक्शंस कोई ऑर्डिनरी रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी, वो सब अटैक रेस्ट्रिक्शंस थी जो एक दूसरे के ऊपर स्टेक की जा सकती थी। जेंग जियांगफेंग ने खुशी छुपाते हुए रेस्पेक्टफुली कहा, थैंक यू सेवंथ एंसेस्टर। ये सब करने के बाद वांगलिन ने धीरे से कहा, मैं यहाँ अपने सेलेस्टियल जेड्स लेने आया हूँ। जेंग जियांगफेंग ने जल्दी से नोट किया और कहा, सेवंथ एंसेस्टर, आपको हर महीने 100 सेलेस्टियल जेड्स मिलते हैं। मुझे अपना टोकन दीजिए, मैं आपके लिए ट्रांसफ़र एरे ओपन कर देता हूँ। वांगलिन ने अपना टोकन फेंका। जेंग जियांगफेंग ने कुछ कैलकुलेशन किए और टोकन को ज़मीन पर प्रेस किया। जब 3 ओराज एक ही लोकेशन पर थी, एक ज़ोरदार आवाज़ आई और टोकन हवा में फ्लोट करने लगा। ज़मीन से निकलने वाली 3 ओरा टोकन में मर्ज हो गई और एक पावरफुल पर्पल लाइट रिलीज हुई। यह लाइट ट्रेजर पेविलियन के 7th फ्लोर की तरफ गई और वहां एक बड़ा सा लाइट गेट बन गया। जेंग जियांगफेंग ने कहा, सेवंथ एंसेस्टर प्लीज़ एंटर विद द टोकन। वांगलिन बिना कुछ बोले ऊपर उड़ा और बस उस लाइट गेट के अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर गया, नज़ारा बिल्कुल बदल गया। वो बस एक ऐसी जगह था जो सेलेस्टियल रिलम जैसी लग रही थी। फूलों की खुशबू, साफ पानी और 7 कलर क्लाउड्स। आसमान में बादलों ने मिलकर एक जाइंट फिगर बनाया। उस फिगर ने एक भारी आवाज़ में कहा, टोकन। वांगलिन ने टोकन ऊपर फेंका जो गोल्डन लाइट बनकर उस जाइंट आदमी के हाथ में चला गया। फिर उस जाइंट आदमी ने पूछा, पर्पल डिवीजन के 7th डिसिपल ने 103 ईयर्स से सेलेस्टियल जेट्स इकट्ठा नहीं किए हैं। क्या तुम सारे जेट्स आज ही निकालना चाहते हो? वांगलिन ये सुनकर शौक रह गया था। वांगलिन को तियानुन प्लेनेट पर आए हुए 103 साल से भी ज़्यादा का वक्त बीत गया था। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं सब सेलेस्टियल जेट्स विड्रॉ करना चाहता हूँ। जाइंट की आवाज़ गूंजी, टोटल 1,23,600 सेलेस्टियल जेट्स। देखते ही देखते सेलेस्टियल जेट्स की बारिश होने लगी और वांगलिन के सामने जेट्स का एक छोटा सा पहाड़ बन गया। वांगलिन ने कभी सोचा भी नहीं था कि हेवनली फेट सेक्ट इतने जेट्स अपने डिसाइपल्स को देता है। उसने सोचा, अगर कोई डिसाइपल हज़ारों सालों तक अपनी जगह खाली रखे तो अमाउंट कितना बड़ा होगा। सेलेस्टियल जेट्स तो रेयर होते हैं, फिर हेवनली सेक्ट के पास इतने कैसे हैं? वांगलिन की आंखें चमक उठी और उसने जल्दी सारे जेट्स अपने बैग में रख लिए। वांगलिन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। ये 1 लाख से ज़्यादा सेलेस्टियल जेट्स किसी को भी पागल करने के लिए काफ़ी थे। आखिरकार उसने एक गहरी सांस ली, खुद को शांत किया और वहां से गायब हो गया। वांगलिन ट्रेजर पेविलियन के 7th फ्लोर से बाहर निकला। बाहर आते ही वो एक लाइट की रे में बन गया और वहां से बहुत तेज़ी से निकल गया। रास्ते में वांगलिन इतनी स्पीड में था कि वो सीधा पर्पल फॉरेस्ट पेविलियन की तरफ चार्ज कर रहा था। अब जब उसके पास काफ़ी सेलेस्टियल जेट्स थे, उसका प्लान था कि वो क्लोज डोर कल्टीवेशन में चला जाए।
सारे जेट्स एब्जॉर्ब करे और जितनी जल्दी हो सके सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेज तक पहुंच जाए। ऐसा करने से वो 3 महीने बाद होने वाले ट्रू डिसाइपल्स की पोजीशन के लिए फाइट कर सकता है। वांगलिन इतना फास्ट उड़ रहा था कि सोनिक बूम्स क्रिएट हो रही थी, जो उस शांत पर्पल डिवीजन माउंटेन में सबका ध्यान खींच रही थी। वांगलिन फुल स्पीड में उड़कर पर्पल फॉरेस्ट पवेलियन पहुंचा और जैसे ही उसने लैंड किया उसका एक्सप्रेशन बदल गया और उसने मुड़कर दूर देखा। वहां से एक लाइट की रे सीधा उसकी तरफ आ रही थी। जब लाइट गायब हुई तो वहां एक लेट सोल स्टेज ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर खड़ी थी। वो फोर्थ सिस्टर थी। उसी वक्त एक और फ्लैश हुआ और जाओसिंगशा एक फ्रेंडली स्माइल के साथ वहां आ गया। उसके राइट साइड से पर्पल लाइट चमकी और सेकंड ब्रदर एक ग्लूमी चेहरे के साथ बाहर निकला। वांगलिन बिल्कुल काम रहा। उसने उन तीनों को देखा और कहा, छुपे हुए फेलो कल्टीवेटर्स, ये गेम क्यों खेल रहे हो? बाहर निकल आओ। हालांकि उसने किसी और को डिटेक्ट नहीं किया था, पर इन तीनों का कॉन्फिडेंस देखकर वो समझ गया था कि कोई और भी है उनके साथ। तभी हवा में एक हंसी गूंजी और एक ब्लू फिगर आसमान में अपीयर हुआ। ये एक यंग मैन था जिसने ब्लू कपड़े पहने हुए थे और उसके स्लीव पर 3 ब्लू ड्रैगन्स बने हुए थे। ये सीमा र्यूफेंग था, हेवनली फेट सेक्ट के ब्लू डिविजन्स का 3rd रैंक डिसिपल। उसने वांगलिन को देखा और मुस्कुराया। वांगलिन ने मन में एनालाइज किया, लेट स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन और फोर्थ सिस्टर से थोड़ी हाई कल्टीवेशन लेवल, ये ज़रूर लेट स्टेज के पीक पर होगा। सीमा र्यूफेंग ने ज़ोर से कहा, जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर वांगलिन, हम सेम डिविजन्स के नहीं हैं, पर मैंने तुम्हारे बारे में भी सुना है। आज मैं तुम्हें एक और सीनियर ब्रदर से मिलवाऊंगा, ब्रदर वांग। क्योंकि तुम आ गए हो तो बाहर आ जाओ। हवा में से एक ठंडी आवाज़ आई, वांगलिन ने पीछे से मुड़कर देखा तो पाया कि उसके पीछे कुछ दूरी पर एक और आदमी खड़ा हुआ था। यह आदमी ब्लू रोब में था और बिल्कुल कभी ना पिघलने वाली बर्फ जैसा लग रहा था। उसने वांगलिन को एक और बार देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों में एक ऐसी ठंडक थी जैसे वो वांगलिन को अपने लायक ही नहीं समझता है। वांगलिन का चेहरा गंभीर हो गया। भले ही ये एसेंडेंट स्टेज पर नहीं पहुंचा, पर उसका एक पैर वहां पहुंच गया है। वांगलिन ने महसूस किया कि उस आदमी का कल्टीवेशन असेंडेंट स्टेज पर नहीं पहुंचा था, लेकिन वो पहुंचने ही वाला था। 5 लोग वहां थे। उनका मकसद साफ था। वांगलिन ने धीरे से अपना हाथ अपने बैग पर रखा। तभी फोर्थ सिस्टर ने मजबूरी दिखाते हुए कहा, 7th ब्रदर वांगलिन, मुझे किसी और ने कहा है एक्ट करने के लिए, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। उम्मीद है तुम समझोगे। इसके साथ ही उसने एक सील बनाई और वांगलिन की तरफ पॉइंट करके मंत्र पढ़ा। उसके बॉडी से सिल्वर लाइट निकली और 10 किलोमीटर के एरिया को कवर कर लिया। फॉरबिडन टेक्निक टेलीपोर्ट। एक जोर की आवाज़ आई, सिल्वर लाइट चमकी और फिर सब कुछ गायब हो गया। तभी हमें सीन दिखाया जाता है एक डेजोलेट फॉरेस्ट का। वांगलिन और फोर्थ सिस्टर हेवनली फेट सेक्ट से हज़ारों किलोमीटर दूर एक बड़े फॉरेस्ट में पहुंच गए थे। यह फॉरेस्ट बहुत घना था और यहाँ के पेड़ तलवार की तरह नुकीले थे, जो आसमान की तरफ पॉइंट कर रहे थे। दूर से देखने पर ही पता चल रहा था कि ये जगह किलिंग इंटेंट से भरी हुई है। पत्थरों से भी किलिंग इंटेंट निकलता जा रहा है। हवा में सिल्वर लाइट फैली और उसने 10 किलोमीटर का एरिया कवर कर लिया था। इस लाइट के बीच में वांगलिन और फोर्थ सिस्टर खड़े हुए थे। वांगलिन की आंखें चमकी और उसने काम होकर कहा, फोर्थ सिस्टर की फॉरबिडन टेक्निक ने सच में मेरी आंखें खोल दी। ये काफ़ी कमाल थी। जब फोर्थ सिस्टर ने टेक्निक यूज़ की थी, वांगलिन को फील हुआ कि आसपास का स्पेस लिक्विड जैसा हो गया था, जिससे वो टेलीपोर्ट करके भाग नहीं पाया। अभी यहाँ 4 लोगों का किलिंग इंटेंट वांगलिन पर लॉक था, जाओसिंगशा, सेकंड ब्रदर और ब्लू डिविजन्स के वो 2 लोग। अगर वांगलिन हिलने की कोशिश करता तो वो चारों उस पर अटैक कर देते। उनका मकसद वांगलिन को मारना नहीं था, बल्कि उसे दबाना था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम कल से वापस कंटिन्यू करेंगे। और भाई आए हो तो सब्सक्राइब कर ही दो यार।